हेलो जैम्स, आई वेलकम यू गाइस इन दिस न्यू वीडियो एंड इन दिस वीडियो हम करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज़ को वन शॉट में। ठीक है, क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ को वन शॉट में करेंगे, जिसमें हम सारे के सारे चैप्टर्स 13 के 13 चैप्टर्स को इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। एंड आपके एग्जाम के लिए ये बहुत ज़्यादा रेलिवेंट वीडियो है, बिकॉज अगर आप इसको फॉलो कर लेते हैं तो सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। और ऑलरेडी मैंने इसका एक CBSE का सैम्पल पेपर डिस्कस किया है आपके साथ, तो वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है बिजनेस स्टडीज़ के लिए। सो लेट्स कंटिन्यू विद द बिजनेस स्टडीज। ओके, सो चैप्टर 1 है हमारा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ओके, सो व्हाट इज मैनेजमेंट? ठीक है, मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद थ्रू अदर्स, ठीक है, वर्किंग विद एंड थ्रू अदर्स टू इफेक्टिवली अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। बेसिकली मतलब क्या है कि हमें वर्क करना है उनके साथ जो इफेक्टिवली अचीव कर पाए ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को। ठीक है, efficiently by with limited resources in the changing environment। ठीक है, with efficiency and effectiveness they can achieve the organizational objective। तो मैनेजमेंट क्या है? is a working with and through others to effectively achieve organizational objective। ठीक है, using limited resources changing environment में। ठीक है, हम कह सकते हैं मीनिंग क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है मैनेजमेंट का? तो मैनेजमेंट द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। वही सेम चीज़ है बट थोड़ी सिंपल लैंग्वेज में है कि मैनेजमेंट का बेसिकली मीनिंग क्या है। बेसिकली इसका मीनिंग ये है कि हमें जो हमारे गोल्स हैं उसको अचीव करना विद थ्रू द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, विद इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंट, यानी विद मिनिमम टाइम। ठीक है, अलॉन्ग विद मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, तो इसके अंदर 3 कॉम्पोनेंट आते हैं। प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस रिफर्स टू द प्राइमरी फंक्शन लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, जो परफॉर्म करती है मैनेजमेंट टू गेट द थिंग्स डन। सेकंड है इफेक्टिवनेस। ठीक है, ये मीन्स है कंप्लीटिंग द राइट टास्क टू अचीव द डिप्यूटेड गोल विद द टाइम फ्रेम। ठीक है, इफेक्टिवनेस टाइम फ्रेम के अंदर करना। और एफिशिएंसी है कंप्लीटिंग द टास्क विद मिनिमम रिसोर्सेज। तो इन तीनों चीज़ों का जो मिक्सचर होता है उसको कह सकते हैं मैनेजमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। इफेक्टिवनेस वर्सेज एफिशिएंसी का मीनिंग है, इफेक्टिवनेस इज अबाउट डूइंग द राइट टास्क, राइट टास्क करना, कंप्लीटिंग द असाइंड जॉब ऑन टाइम नो मैटर व्हाट द कॉस्ट। यहाँ पे कॉस्ट की चिंता नहीं होती, यहाँ पे टाइम की चिंता होती है, कितनी देर में वो टास्क कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एंड सेकंड है एफिशिएंसी। ये है अबाउट डूइंग द जॉब इन अ कॉस्ट इफेक्टिव मैनर, दैट इज गेटिंग मैक्सिमम आउटपुट विद मिनिमम इनपुट। तो बेसिस ऑफ इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी की बात करें तो कह सकते हैं, देखिए ये इफेक्टिवनेस है। ठीक है, इफेक्टिवनेस, ये एफिशिएंसी है। ठीक है, ओके, तो मीनिंग क्या है कि इट रेफर्स टू द कंप्लीशन ऑफ वर्क ऑन टाइम, टाइम के साथ कंप्लीट करना है वर्क को। और ये क्या रेफर करता है? कंप्लीशन ऑफ वर्क करेक्टिवली, यानी सही तरीके से हो, मिनिमम कॉस्ट हो, ज़्यादा कॉस्ट ना लगे, मिनिमम खर्चे में हो और मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो एफिशिएंसी का मतलब ये होता है। सिंपल वर्ड्स में बात करें तो इन सिंपल मीन्स डूइंग राइट थिंग्स, और इट सिंपली मीन्स डूइंग थिंग्स करेक्टली इन अ फास्टर एंड कॉस्ट एफिशिएंट मैनर। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अचीव एंड रिजल्ट ऑन टाइम, टाइम पे रिजल्ट करना, या परफॉर्म टास्क विद लीस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम। ठीक है, एंड कॉस्ट, मेन फोकस है टाइम पे, यहाँ पे कॉस्ट पे। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के बीच का डिफरेंस। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ते हैं। ठीक है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है मैनेजमेंट के? तो एक तो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। ठीक है, कि गोल अचीव करना है, परवेजिव है। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल है, डिफरेंट डायमेंशंस में काम होता है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ओके, एक ग्रुप एक्टिविटी है, सारे लोग मिलकर ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं, तो मैनेजमेंट का पार्ट होते हैं। डायनेमिक फंक्शन है, मतलब चेंजिंग एनवायरनमेंट से चेंज होता है। ठीक है, यानी डिपेंडेंट ऑन द मार्केट। और इंटेंजिबल फोर्स है। ठीक है, मतलब टेंजिबल नहीं है, इंटेंजिबल है। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं किस तरीके से इंटेंजिबल है। ठीक है, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मैनेजमेंट द गोल ओरिएंटेड प्रोसेस किस तरीके से? देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन है सेट अ सिंपल एंड क्लैरिटी सेटेड गोल्स, अपने गोल्स को सेट कर दिया, विच आर द बेसिक रीजन फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। तो मैनेजमेंट यूनाइट करता है एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स अचीविंग दिस गोल्स। ठीक है, तो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। सेकंड है मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, मैनेजमेंट इज कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन वेदर इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल। फॉर एग्जांपल, मैनेजमेंट इज एप्लीकेबल फॉर गवर्नमेंट कंपनी, स्कूल, प्राइवेट कंपनी, एनजीओ, सबके लिए मैनेजमेंट है रिलेटेड। परवेसिव यानी सबके लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, कॉमन है सबके लिए, यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाओ वहाँ पे मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। ठीक है, थर्ड है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। ठीक है, यानी मैनेजमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी। ठीक है, सिंपल एक्टिविटी नहीं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है। और इसके 3 डायमेंशन है, यानी मैनेजमेंट बाय वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। यानी वर्क का कैसे मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है, जो लोग उस काम को कर रहे हैं उनका कैसे मैनेजमेंट करेंगे, और वो काम क्या कर रहे हैं, ऑपरेशंस, उसको मैनेजमेंट करेंगे। ठीक है, तीनों चीज़ें जो हैं वो कंप्राइज करती हैं मैनेजमेंट में।
मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ठीक है, इट इज अ सीरीज ऑफ कॉन्टिन्यूस कॉम्पोजिट बट सेपरेट फंक्शंस परफॉर्म्ड ऑल द मैनेजर्स ऑल द टाइम। यानी कोई एक मैनेजर है जो प्रोडक्शन में है, कोई एक डिस्ट्रीब्यूशन में है, ठीक है। तो इन तरीके से कह सकते हैं कि मैनेजमेंट कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है और हर एक डिपार्टमेंट हर एक चीज़ करता है, कॉन्टिन्यूस है, कॉम्पोजिट है और सेपरेटली फंक्शंस करते हैं। एक ग्रुप एक्टिविटी है, ठीक है, ऑल इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स अचीविंग द गोल सेट बाय द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, गोल्स को अचीव करना इनका मेजर पर्पस है। और मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन, ठीक है, इट हैज़ टू अडेप्ट इटसेल्फ टू चेंजिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट which consists of various social, economic and political factors. Management is an intangible force. Also, we can say that management is an intangible force. It cannot be seen, but its presence can be felt from the way organization functions. कि हम देख नहीं सकते कि मैनेजमेंट किस तरीके से ग्रो कर रहा है, बट ये देख सकते हैं कि उसकी जो वे है ऑर्गेनाइज फंक्शन जिस तरीके से उससे दिखता है कि मैनेजमेंट कितना अच्छा है या कितना बुरा है, ठीक है। मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स की बात करने जाते हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कैन बी डिवाइडेड इनटू सर्वाइवल, ठीक है, अर्निंग इनफ रेवेन्यूज, ठीक है, प्रॉफिट टू कवर द कॉस्ट एंड रिस्क एंड ग्रोथ टू इम्प्रूव इट्स फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट। तीनों ही चीज़ें कंप्राइज करती हैं। यानी कि सर्वाइवल है कि इनफ रेवेन्यूज हैं जिससे हम अपनी कॉस्ट को कवर कर पा रहे हैं ताकि हमें सर्वाइव करने में कोई दिक्कत ना हो, ओके। Management taking positive decisions with regard to different business activities ensure survival of business for long term. Okay. Second है profitability, earning adequate profit in order to survive and grow. Profits provide a vital incentive for the continued successful operation of the enterprise. Third है growth. Growth indicate करती है how well it exploits the potential opportunities. कि जो potential opportunities हैं हम उस तरीके से उसको efficiently और properly use कर रहे हैं. Growth of business can be measured in terms of sales, volume increase, number of employees and products etc. ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए हम करते हैं, ठीक है। सेकंड ऑब्जेक्टिव है सोशल ऑब्जेक्टिव, ठीक है, इट इज़ टू प्रोवाइड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल रेट्स एंड जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर डिसएडवांटेज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, टू प्रोवाइड बेसिक अमेनिटीज लाइक स्कूल्स, क्रैश फैसिलिटी फॉर द प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है, और द वुमेन्स हैविंग चिल्ड्रन, ताकि वो अपने बच्चों को वहाँ पे रख सकें थोड़ी देर के लिए, टू एम्प्लॉयज़, ठीक है, बाय यूजिंग एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ये सोशल ऑब्जेक्टिव मीट करना भी ओके। एंड लास्ट इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव इंक्लूडिंग मीटिंग द फाइनेंशियल नीड्स लाइक कॉम्पिटिटिव सैलरीज, पर्क्स, सोशल एंड सेफ्टी नीड्स, एम्प्लॉय लाइक बेसिक अमेनिटीज, पीयर रिकॉग्निशन, दीज थिंग्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन अ मैनेजमेंट, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है मैनेजमेंट की, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट की वो देखते हैं, ओके। सो इम्पोर्टेंस में कह सकते हैं अचीविंग ग्रुप गोल्स, अचीविंग ग्रुप गोल्स द मेजर इंपॉर्टेंस, ठीक है। क्रिएट अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट कर पाए। हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, जो सोसाइटी की डेवलपमेंट में हेल्प करे। हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव को तजव्वुद दे, यानी पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी अचीव होने चाहिए तभी वो पर्सन खुश रहेगा और ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा मैनेजमेंट ज़्यादा सपोर्ट कर पाएगा। एफिशिएंसी इंक्रीज होगी उसकी वजह से भी, ठीक है, तो इंक्रीज एफिशिएंसी। तो यही चीज़ को मैंने एक्सप्लेन की, मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, इंक्रीज एफिशिएंसी, क्रिएट अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ हेल्प द एम्प्लॉयज टू ओवरकम देयर रेजिस्टेंस टू चेंज एंड अडैप्ट एज पर चेंजिंग सिचुएशन टू एंश्योर इट्स सर्वाइवल। अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, द मोटिवेशन एंड लीडरशिप मैनेजमेंट हेल्प्स इन इंडिविजुअल्स इन अचीविंग पर्सनल गोल्स एंड वर्किंग टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। एंड डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, तो मैनेजमेंट हेल्प करता है डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी बाय प्रोड्यूसिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजीज, ठीक है। हम बढ़ते हैं आगे कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट एज एन आर्ट, ठीक है, मैनेजमेंट को कह सकते हैं कि एक आर्ट है मैनेजमेंट। आर्ट रिक्वायर करती है स्किलफुल पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू स्टडी, ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस, ठीक है, ठीक है। तो इसमें कह सकते हैं एक पार्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज, एक थियोरेटिकल नॉलेज का एग्जिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। In every art, systematic and organized study materials available to acquire the theoretical knowledge and experts in respective fields वो क्या करते हैं इन theoretical knowledge को अप्लाई करते हैं, ठीक है, in respective art forms। एक पर्सनल एप्लीकेशन तो होना ही चाहिए ताकि वो क्रिएटिविटी दिखे थोड़ी सी। बेसिक नॉलेज डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, एक पर्सन कुछ अलग तरीके से काम करेगा, दूसरा पर्सन कुछ अलग तरीके से काम करेगा, तो पर्सन टू पर्सन आर्ट वेराई करेगा, इसलिए वेरी पर्सनल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, जैसे मैंने कहा क्रिएटिविटी की जो है थिंग आता ही है इसमें, तो आर्ट इन्वॉल्व्स क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस ऑफ द एक्सपर्ट्स। फॉर एग्जांपल द म्यूजिक क्रिएटेड बाय म्यूजिशियंस आर डिफरेंट थ्रू द म्यूजिकल नोट्स यूज्ड बाय सेम, ठीक है। तो हर बंदा अलग तरीके से म्यूजिक को यूज़ करेगा और उनके म्यूजिकल नोट्स अलग अलग होंगे। तो कह सकते हैं कि
ये इसमें एक इम्पॉर्टेंट नेचर है, ठीक है। तो एवरी मैनेजर हैज़ हिज यूनिक स्टाइल ऑफ मैनेजिंग थिंग्स एंड पीपल, ठीक है। वो यूज़ करता है क्रिएटिविटी को, अप्लाई करता है मैनेजमेंट की टेक्निक्स को, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करता है विद रेगुलर एप्लीकेशन, सिंस ऑल द फीचर ऑफ आर्ट आर प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट, सो इट इज़ कॉल्ड एन आर्ट। सेकेंड है मैनेजमेंट इज अ साइंस। साइंस जो होता है वो हमेशा वेल एस्टेब्लिश्ड रूल्स पे बेस्ड होता है, ठीक है। साइंस इज सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज दैट इज बेस्ड ऑन जनरल ट्रूथ, ठीक है, जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड ट्रूथ हैं विच कैन बी टेस्टेड एनीवेयर टाइम एनी टाइम, ठीक है। द फीचर ऑफ साइंस आर एज फॉलोज। पहला है सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है, यानी साइंस है सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। सेकेंड है प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड थ्रू एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, यानी जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड नॉलेज होती है उनको एक्सपेरिमेंट करके बनाया गया होता है ना, ऑब्जर्वेशन करके बनाया होता है, तो कह सकते हैं बेस्ड होता है एक्सपेरिमेंट्स पे और ऑब्जर्वेशंस पे। और यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है बिकॉज ये प्रूवन होते हैं, ठीक है। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैव यूनिवर्सल वैलिडिटी एंड एप्लीकेशन। तो मैनेजमेंट हैज सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज एंड इट्स प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम based on repeated experiments and observations which are universally applicable, but ठीक है they have to be modified according to the given situation के हिसाब से हम थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, बट बेसिक कहा जाए तो यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी होती है, ठीक है। थर्ड की तरफ बढ़ते हैं मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, ठीक है। प्रोफेशन मीन एन ऑक्यूपेशन फॉर विच स्पेशलाइज नॉलेज एंड स्किल्स आर रिक्वायर्ड, यानी किसी चीज़ के लिए स्पेशलाइजेशन चाहिए होती है ना किसी भी चीज़ में, उसको हम कहते हैं मैनेजमेंट में प्रोफेशन। जैसे सीए वाला काम जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ही कर सकता है, ठीक है, उसको कोई और नहीं कर सकता, यानी क्योंकि उसको प्रॉपर नॉलेज है, ठीक है, इसी कह सकते हैं। एंड एंट्री यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड होती है ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज, ठीक है, उस प्रोफेशन की नॉलेज होगी तभी वो चीज़ हो पाएगी। द मेन फीचर्स ऑफ प्रोसेस आर एज फॉलोज। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, मैंने कहा ना वेल डिफाइंड नॉलेज होनी चाहिए, कंप्लीट सेट ऑफ प्रिंसिपल्स पता होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट, टर्म्स, एक्टिविटीज दैट मेकअप अ प्रोफेशनल डोमेन। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री इस वजह से होती है बिकॉज द एंट्री इन एवरी प्रोफेशन रिस्ट्रिक्ट थ्रू एग्जामिनेशन और थ्रू एजुकेशनल डिग्री, ठीक है। थर्ड है प्रोफेशनल एसोसिएशंस होते हैं। ऑल प्रोफेशंस आर एफिलिएटेड टू प्रोफेशनल एसोसिएशन, लाइक सीए के लिए आईसीएआई होगा, ठीक है, और आईएमए, आई थिंक कुछ और है, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, डिस्कस कर लेंगे। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, ऑल प्रोफेशंस आर बाउंड बाय कोड ऑफ कंडक्ट विच गाइड्स द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर्स। तो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट भी प्रिंसिपल्स में होता है, ठीक है। तो इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हम वो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट को भी फॉलो करें, ओके। एंड थर्ड फिफ्थ है कि सर्विस मोटिव होना चाहिए, ठीक है। अगर सर्विस मोटिव नहीं है तो प्रोफेशनल के ऊपर थोड़ा सा डाउट हो सकता है कि मेन एम प्रोफेशनल का होता है सर्व इट्स क्लाइंट्स, अपने क्लाइंट्स को सर्व करना। तो मैनेजमेंट डज नॉट फुलफिल ऑल द फीचर्स ऑफ प्रोफेशन, दस इट इज़ नॉट अ फुल फ्लेज प्रोफेशन लाइक डॉक्टर, लॉयर एटसेट्रा, ठीक है। ऑल फीचर्स को नहीं करता, इसलिए कहते हैं कि ना ये एक फुल फ्लेज नहीं कह सकते कि फुल फ्लेज्ड है, ठीक है, ठीक है। अब लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं, ठीक है। टॉप लेवल पे आते हैं हमारे प्रेसिडेंट, चेयरमैन, बोर्ड, वाइस प्रेसिडेंट। मिडिल लेवल पे आते हैं डिपार्टमेंट के हेड, ब्रांच के मैनेजर, डीन है किसी स्कूल के। फर्स्ट लेवल पे आते हैं जो सुपरवाइज करते हैं, फॉरमैन हो गए, ऑफिस के मैनेजर हो गए, और इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन लाइक सेल्समैन, क्लरिकल या टेक्निकल एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो हमने मैनेजमेंट को इन कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है कि टॉप लेवल पे ये लोग होंगे, मिडिल लेवल पे ये, ठीक है, फर्स्ट लेवल पे या लोअर लेवल पे इस तरीके से लोग डिवाइडेड होंगे, ओके। तो अब टॉप लेवल की टॉप मैनेजमेंट की डेजिग्नेशंस और फंक्शंस की बात करें, इसमें सीईओ आते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, एमडी हो गए या जनरल मैनेजर हो गए, ठीक है, वीपी हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो कह सकते हैं। मेन टास्क इज कॉन्सेप्चुलाइजिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल, पॉलिसी, स्ट्रेटजी, फॉर्मुलेशन एंड ऑर्गेनाइजिंग, controlling, monitoring activities and resources, controlling the work performance of individuals and approving the budget. Second है middle level management and designation and functions. ये comprise करते हैं डिपार्टमेंटल, सब डिपार्टमेंटल, डिविजनल हेड्स को। इनका मेन जो होता है काम होता है एग्जीक्यूशन का, यानी प्लान्स और पॉलिसीज जो फ्रेम की गई हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट पे उनको यहाँ पे अप्लाई करना होता है और प्रिपेयर करना होता है ऑर्गेनाइजेशन सेटअप और अडॉप्ट करना होता है एम्प्लॉयज़ को, उनको इंस्ट्रक्शंस इशू करते हैं, मोटिवेट करते हैं, ठीक है, इंश्योर करते हैं इंटर डिपार्टमेंटल कॉपरेशन भी। फिर सुपरवाइजरी एंड ऑपरेशनल लेवल डेजिग्नेशंस एंड फंक्शंस, ठीक है। तो कंसिस्ट करते हैं फोरमैन को या सुपरवाइजर को, जिसका मेन टास्क होता है एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन करना ग्राउंड लेवल पे, ठीक है, एम्प्लॉयज़ के साथ ऑफ द पॉलिसीज एज पर द डायरेक्शन ऑफ द टॉप एंड मिडिल लेवल मैनेजर्स। ऑल्सो ब्रिंग वर्कर्स ग्रीवांसेस बिफोर द मैनेजमेंट, कोई
कोई उनको दिक्कत है, कोई चीज़ है, तो टॉप लेवल के पास लेके जाते हैं और मेंटेन करते हैं डिसिप्लिन को अमंग द वर्कर्स। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो एक सेकेंड, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे सारे फंक्शंस हमने डिफाइन कर रखे क्या क्या होते हैं। तो मैनेजमेंट के फंक्शन है प्लानिंग, एक्टिविटीज टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, सेकंड है ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेज एंड एक्टिविटीज टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, कि क्या ऑर्गेनाइजेशन को क्या रिक्वायरमेंट है, कौन से रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है। प्लानिंग में एक्टिविटीज जो हमें अचीव करनी है वो है। स्टाफिंग में कौन लोग उसको करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग द क्वालिफाइड पीपल। डायरेक्टर में क्या डायरेक्शन देंगे एम्प्लॉयज एक्टिविटीज टुवर्ड अचीविंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। और कंट्रोलिंग में कहेंगे कि द ऑर्गेनाइजेशन केप्ट इट्स एक्टिविटीज टू कीप इट ऑन कोर्स। कंट्रोल किस तरीके से करेंगे। सो प्लानिंग होता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, टारगेट्स, फॉर्मुलेटिंग एंड एक्शन प्लान। यानी प्लानिंग का मतलब क्या है, किसी ऑब्जेक्टिव को सेट करना, ठीक है, टारगेट करना, क्या टारगेट्स है हमारे, क्या एक्शन प्लान होना चाहिए। ऑर्गेनाइजिंग जो है वो होता है असाइनिंग ड्यूटीज, ग्रुपिंग टास्क, क्या किसको क्या काम करना है, इस्टेब्लिशिंग अथॉरिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिलेशनशिप। ठीक है, ये सब का काम होता है। स्टाफिंग का काम होता है कौन सा पर्सन कौन सा काम करेगा। अभी देखो उन्होंने तो डिसाइड कर दिया कि इस तरीके से काम होना है, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग ने, बट स्टाफिंग में कौन सा पर्सन कौन करेगा, यानी राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब विद द राइट टाइम। ठीक है, इन्वॉल्व करते हैं रिक्रूटमेंट का, सिलेक्शन का, प्लेसमेंट का, इंडक्शन का, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ का। ठीक है, फोर्थ है डायरेक्टिंग। ये करता है लीडिंग टू इन्फ्लुएंस एंड मोटिवेटिंग द स्टाफ चूजन टू परफॉर्म द असाइंड टास्क एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। ठीक है, उनसे काम कराना है बेसिकली, तो डायरेक्शन करना है उनको किस तरीके से वो काम करेंगे वो चीज़ें। फिफ्थ है कंट्रोलिंग। ठीक है, कंट्रोलिंग में क्या होता है, मॉनिटर करना ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ को टुवर्ड्स अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। इन्वॉल्व करता है स्टैंडर्ड्स, मेजरिंग करंट परफॉर्मेंस, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड्स एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन फॉर एनी डेविएशन। अगर कोई भटक रहा है टास्क की तो उसको कंट्रोल करना उसका काम है। ठीक है, बात है रही कोऑर्डिनेशन की, तो कोऑर्डिनेशन इज अ फोर्स विच सिंक्रोनाइज करता है ऑल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एंड एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। ओके, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या करता है, ओवरलैपिंग करता है, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स करता है, डिले करता है, चाउस करता है, और ये कंसर्न्ड है विद ऑल द 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, कोऑर्डिनेशन हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में चाहिए। ठीक है, तभी जो वर्क है वो प्रॉपरली हो पाएंगे एग्जीक्यूट। ठीक है, इफ ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आर लुक्ड टुगेदर दे बिकम ग्रुप, एंड इन केस ऑफ एवरी ग्रुप दे ऑल्सो रिक्वायर कोऑर्डिनेशन अमंग देमसेल्व्स। सो कोऑर्डिनेशन एक इम्प्लिसिट इनहेरेंट और फंक्शंस है ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए, तो कोऑर्डिनेशन में सब आ जाएगा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। एंड ये हमारे आने वाले 5 चैप्टर्स हैं। ठीक है, पूरा डिस्कस करेंगे हम इनको, प्रॉपर फुल फ्लेज चैप्टर्स हैं हमारे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। फीचर्स क्या है कोऑर्डिनेशन के, बहुत ज़्यादा रेलिवेंट नहीं पढ़ना, कोई बात नहीं, बट थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट करता है ग्रुप एफर्ट्स को। ठीक है, कोऑर्डिनेशन इंश्योर करता है यूनिटी ऑफ एक्शन, सब लोग साथ मिलकर काम करेंगे। कोऑर्डिनेशन इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ठीक है, कोऑर्डिनेशन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स, हर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कोऑर्डिनेशन तो होना ही चाहिए ताकि चाउस क्रिएट ना हो और काम एफिशिएंटली और इफेक्टिवनेस से हो। ठीक है, कोऑर्डिनेशन एक डेलिबरेट फंक्शन है, लोग एक दूसरे से सलाह मशवरा करके काम करते हैं। ठीक है, डेलिबरेशन के साथ होगा, कॉन्शियस काम है। और कोऑर्डिनेशन ऑल्सो इज अ परवेसिव फंक्शन, यानी हर जगह कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है हर डिपार्टमेंट में। इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, द रीजन दैट ब्रिंग आउट द इंपॉर्टेंस नेसेसिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन, यानी ग्रोथ इन साइज। अगर ग्रो होगा ऑर्गेनाइजेशन में, ज़्यादा लोग काम करेंगे, ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी तो रिजल्ट इंक्रीज होंगे, इंक्रीज द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड विद वेरियड इंडिविजुअल्स एंड कल्चर। सो हम इंपॉर्टेंट है कि हार्मोनाइज हो इंडिविजुअल गोल विद ऑर्गेनाइजेशन गोल थ्रू कोऑर्डिनेशन। फंक्शनल डिफरेंस क्या है, फंक्शनल डिफरेंशिएशन, द ऑल डिपार्टमेंट्स एंड डिविजन्स हैव देयर ओन ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज और उनके ओन स्टाइल ऑफ वर्किंग है। ठीक है, तो हाउएवर ऑल डिपार्टमेंट्स एंड इंडिविजुअल्स आर इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे से डिपेंडेंट है, और वर्क आइसोलेशन में नहीं, अकेले रह के कोई काम नहीं कर सकता, सबको मिलकर जो काम करना है वो करना ही है। तो कोऑर्डिनेशन वहाँ पे हेल्प करता है, नेसेसरी लिंकिंग करता है एक्टिविटीज़ को और वेरियस डिपार्टमेंट। ठीक है, और फिर है स्पेशलाइजेशन, कि मोस्टली जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनकी फीलिंग होती है सुपीरियॉरिटी और प्रायोरिटाइज करते हैं खुद के जोन ऑफ एक्टिविटीज़ को। तो कोऑर्डिनेशन सीख करता है सीक्वेंस एंड इंटेलिजेंस ऑफ ऑल स्पेशलिस्ट एक्टिविटीज़ इनटू अ होलसम एफर्ट। ठीक है, तो हमने चैप्टर 1 को कंप्लीट कर लिया, हम बढ़ते हैं चैप्टर 2 की तरफ। ओके, ठीक है, तो चैप्टर 2 है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, अब हम चैप्टर 2 को प्रॉपरली अच्छे से डिस्कस करते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का क्या है, प्रिंसिपल का क्या मतलब होता है, व्हाट इज प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल इज अ फंडामेंटल ट्रूथ
प्रपोजिशन जो सर्व एज अ फाउंडेशन फॉर अ सिस्टम, किसी भी सिस्टम का फाउंडेशन जो होता है वो प्रिंसिपल सेट करता है ऑफ बिलीफ, ऑफ बिहेवियर, ऑफ चेन ऑफ रीजनिंग, ठीक है। तो हम कह सकते हैं प्रिंसिपल की डेफिनेशन ये है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉड जनरल गाइडलाइंस जो मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग में और बिहेवियर में हेल्प करती हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट एज रिजिड एज प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल इतना ज़्यादा रिजिड नहीं होते साइंस के होते हैं, बिकॉज साइंस में तो प्रूवन होता है और उसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू उसको करना होता है, बट मैनेजमेंट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, बिकॉज ये डील करता है ह्यूमन बिहेवियर के साथ जो कि स्टेबल नहीं होता, ऊपर नीचे होता है, ठीक है, डायनेमिक होता है, और दस अप्लाई करता है क्रिएटिविटी को ना इन द डिमांड ऑफ सिचुएशन। नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स की बात करें, ठीक है, नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स, तो नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर एज फॉलोज, ठीक है। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी होती है, जनरल गाइडलाइंस होती हैं, प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, फ्लेक्सिबल होता है, बिहेवियरल होता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होती है, और कंटिजेंट होता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में। पहला है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, यानी प्रिंसिपल जो है मैनेजमेंट के वो एप्लीकेबल होंगे हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस में, नॉन बिजनेस में, स्मॉल एज वेल एज लार्ज एंटरप्राइज, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड है जनरल गाइडलाइंस होती हैं, दे आर जनरल टू एक्शन बट नॉट टू प्रोवाइड स्ट्रेट सोल्यूशन, ठीक है, गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है ना कि सोल्यूशन टू मैनेजरियल प्रॉब्लम्स, ठीक है, एंड बिजनेस सिचुएशंस एंड कॉम्प्लेक्स एंड डायनेमिक। फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द नॉलेज, एक्सपीरियंसेस, एक्सपेरिमेंट्स ऑफ द मैनेजर, ठीक है। फोर्थ है फ्लेक्सिबल है, दिस प्रिंसिपल्स आर नॉट एज रिजिड एंड कैन बी अडेप्टेड मॉडिफाइड बाय प्रैक्टिसिंग मैनेजर्स डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। फिफ्थ है मेनली बिहेवियरल होते हैं, सिंस द प्रिंसिपल्स एम एट इन्फ्लुएंसिंग कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बिहेवियर दे आर बिहेवियरल इन नेचर, ठीक है, बिहेवियर पे डिपेंड होते हैं। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होती है, दे आर इंटेंट एंड एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिकॉज कॉज एंड इफेक्ट सो दैट कैन बी यूज इन वेरियस सिचुएशंस। सेवंथ है कंटिजेंट होते हैं, देयर एप्लीकेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द प्रिवेलिंग सिचुएशन, ठीक है, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम और द एप्लीकेशन हैज टू बी चेंज एज पर द सिचुएशन, ठीक है। तो आई होप आपको मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की क्या क्या चीज़ें आती हैं वो आपने समझ ली होंगी, ठीक है। नेचर, अब बढ़ते हैं हम, सिग्निफिकेंस क्या है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, देखिए सिग्निफिकेंस क्या है, प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी, ठीक है, मैनेजर्स को यूजफुल इंसाइट देना टू कन्वर्ट इनटू रियलिटी, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, साइंटिफिक डिसीजंस हेल्प करता है लेने में, मीटिंग द चेंजिंग एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स, फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन और रिसर्च, सब में हेल्प करता है, ओके। सो मैनेजमेंट प्रोवाइड मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी, यानी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है गाइड करते हैं मैनेजर्स को यूजफुल इंसाइट्स के साथ, रियल वर्ल्ड सिचुएशंस के साथ, और एडहेयर टू दीज प्रिंसिपल्स विल इंप्रूव देयर नॉलेज, एबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, वेरियस मैनेजरल सिचुएशंस में। सेकंड, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, ये रिसोर्सेज हेल्प करते हैं कंपनी को, ठीक है, विद द कंपनी लिमिटेड, ठीक है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इक्विप करते हैं मैनेजर्स को टू सी द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ देयर डिसीजंस, ठीक है, एंड एक्शंस लेने में, वेस्टेज को रिड्यूस करने में, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और मीन्स मैक्सिमम बेनिफिट विद मिनिमम कॉस्ट, ठीक है, मैक्सिमम बेनिफिट अर्न करना विद मिनिमम कॉस्ट। थर्ड है साइंटिफिक डिसीजंस, डिसीजन मस्ट बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स, थॉटफुल एंड जस्टिफाइबल इन टर्म्स ऑफ इंटेंडेड पर्पस, यानी मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है मस्ट बी टाइमली होने चाहिए, रियलिस्टिक होने चाहिए, सब्जेक्ट टू मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन होना चाहिए, और प्रिंसिपल्स आर फ्री फ्रॉम बायस एंड प्रेजुडिस होना चाहिए, ठीक है। मीटिंग द चेंजिंग एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स, यानी मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है इफेक्टिव होने चाहिए, डायनेमिक एंड दस हेल्प इन ऑर्गेनाइजेशन टू मीट द चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट, फुलफिल करनी चाहिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैनेजमेंट का ये भी पर्पस होता है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करे, क्योंकि इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ पब्लिक फोर्सेज, ऑल कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू फुलफिल सोशल ऑब्जेक्टिव्स, responsibility, sorry. The principles of management not only help in achieving organization goals but also guiding managers in performing social responsibilities, ठीक है। अब मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन और रिसर्च में भी हेल्प करते हैं। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर द कोर ऑफ मैनेजमेंट एंड आर हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग द नॉलेज विच फॉर्म्स द बेसिस फॉर मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड रिसर्च। टेलर्स के साइंटिफिक मेथड्स की बात करें तो टेलर्स साइंटिफिक मेथड, ठीक है, मीनिंग क्या है, ये इम्प्लाई करता है कंडक्टिंग ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स, मेथड्स एंड ट्रेन्ड पर्सनल इन ऑर्डर टू इंक्रीज आउटपुट, improve its quality, reduce cost, wastage
थ्रू इफेक्टिव एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यानी पूरी प्रॉपर इन्होंने डेफिनेशन दे दी मैनेजमेंट की, इन्होंने साइंटिफिक डेफिनेशन दी, ठीक है। तो अगर अभी डेफिनेशन टेलर्स की डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट यूज़ करना है, काफ़ी अच्छी डेफिनेशन है, ठीक है। तो ये स्ट्रेस करती है दैट देयर इज ऑलवेज वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी, और दिस मेथड कैन बी डेवलप थ्रू स्टडी और एनालिसिस, ठीक है। एनालिसिस के साथ प्रिंसिपल्स कौन से होते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के। तो पहला है साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब, ठीक है। साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। अभी हम इसको एक्सप्लेन करते हैं क्या क्या है ये चीज़ें, अब पहले सुनो कि क्या है। और कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ठीक है, कॉपरेशन होना रिक्वायरमेंट है। और डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। पहला है साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब, ठीक है। दिस शुड बी साइंटिफिक स्टडी, there should be scientific studies analysis of each element of job in order to place the odd rule of thumb approach or hit and miss method, ठीक है। इसका क्या मीनिंग है कि साइंटिफिक स्टडी होनी चाहिए, एनालिसिस होनी चाहिए किसी भी जॉब के किसी भी एलिमेंट का, ठीक है, ताकि वो प्रॉपर प्लेस पे हो, ना कि ऑड लगे। ओल्ड रूल ऑफ थंब भी इधर हो, जो हिट करना है और हिट हो गया तो ठीक है, मिस हो गया तो मिस हो गया। जैसे हम बुलदाई पे हिट करते हैं, अगर हिट हो गया तो हिट हो गया, नहीं तो मिस हो गया, ठीक है। तो ये नहीं है कि उस तरीके से अप्रोच रखो, पूरी साइंटिफिक अप्रोच रखो, ठीक है। वो चीज़ कही गई है यहाँ पे, मतलब इन्होंने कहा है कि साइंटिफिक होना चाहिए, नॉट अ रूल ऑफ थंब कि हाँ मान लो हो गया, मान लो किसी चीज़ को करना है और उसको तुक्के से हो गई, तुक्का लग गया तो लग गया, नहीं तो नहीं, वो उस तरीके से नहीं होना चाहिए। वो चीज़ कहती है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। वी शुड बी कॉन्स्टेंटली एक्सपेरिमेंट टू डेवलप न्यू टेक्निक्स विच मेक द वर्क मच सिंपलर, ईजियर, क्विकर। साइंटिफिक मेथड जो है इन्वॉल्व करते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेथड्स थ्रू वर्क स्टडी। सेकेंड है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, हार्मनी होना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं। देयर शुड बी अ कंप्लीट हार्मनी बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स आई अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। इस तरीके से एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, ठीक है, पूरा प्रॉपर हार्मनी होनी चाहिए। इट इम्प्लाइज दैट देयर शुड बी अ मेंटल रिवोल्यूशन ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजर्स एंड वर्कर्स इन ऑर्डर टू रिस्पेक्ट ईच अदर। तो एक दूसरे की इज्जत करनी होनी चाहिए, ठीक है, एक दूसरे के रोल की रिक्वायरमेंट जो है उसको समझना चाहिए, ठीक है। और एलिमिनेट एनी क्लास कन्फ्लिक्ट टू रियलाइज ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। कोई क्लास कन्फ्लिक्ट है तो उसको ऑर्गेनाइज, मतलब उसको एलिमिनेट करो, उसको हटाओ, ठीक है। फिर कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, यानी एक एक्सटेंशन है प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी का, नॉट डिस्कॉर्ड। देयर शुड बी अ कंप्लीट कॉपरेशन बिटवीन द लेबर एंड द मैनेजमेंट इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअलिज्म, ठीक है। कॉपरेशन के साथ हो रही है कि मैं अपना काम कर रहा हूँ, तू अपना काम कर, इस तरीके से नहीं, दोनों लोग कॉपरेट करके काम करो, तभी काम अच्छे से होगा। कंस्ट्रक्टिव सजेशंस होंगे, एक दूसरे की हेल्प करोगे कंस्ट्रक्टिव वे में, तो एम्प्लॉयज़ और एनकरेज भी होंगे, ठीक है। और वर्कर्स, ठीक है, जो वर्कर्स स्ट्राइक पे चले जाते हैं वो भी हम बचा पाएंगे उससे, ठीक है। और अनरीजनेबल डिमांड रखते हैं उसको भी हम रोक पाएंगे, क्योंकि अगर कंस्ट्रक्टिव सजेशंस एक दूसरे पहले ही दे देंगे तो उन दोनों की जो चीज़ें हैं वो अच्छी होने लगेंगी। डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। एक दूसरे का जो डेवलपमेंट है हर पर्सन का, वो प्रॉपर एफिशिएंसी के साथ मैक्सिमम लेवल पर अचीव होना चाहिए। ये इम्प्लाई करता है taking action for the development of competencies of all persons of an organization after their scientific selection, assigning work suited to their temperament or abilities. तो this will increase करेगा productivity by utilizing the skills of the workers fully. टेक्निक कौन कौन सी होती है साइंटिफिक मेथड में, देखिए, फंक्शनल फोरमैनशिप, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, मेथड्स ऑफ स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, फैटीग स्टडी, कौन कितने सकता है, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, ये सब चीज़ें जो है टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट में आती हैं, ठीक है। तो प्रॉपरली हमें पता होनी चाहिए क्या क्या चीज़ें टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट में आती हैं अच्छे से। आप इसको नोट भी कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो, एग्जाम टाइम में हेल्पफुल हो। अगर फंक्शनल फोरमैनशिप की बात करें, ठीक है, तो फंक्शनल फोरमैनशिप क्या है कि फंक्शनल फोरमैनशिप हेल्प करता है इन टेक्निक विच प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन आर सेपरेट, ठीक है। सुपरविजन इज डिवाइडेड इनटू सेवरल स्पेशलाइज्ड फंक्शंस एंड ईच फंक्शन इज टू बी एंट्रस्टेड टू अ फोरमैन। एक कोई पर्सन करेगा एक फंक्शन को, एक सुपरविजन को एक पर्सन करेगा, उसको हम फोरमैन कहेंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये टेक्निक है जिसमें प्लानिंग और एग्जीक्यूशन का पार्ट होता है, प्लानिंग करा और एग्जीक्यूशन करने के लिए सुपरविजन को दिया, सुपरवाइजर को दिया, मतलब एक फोरमैन को दिया। देयर आर 8 फोरमैन इन अ रिलेटेड प्रोसेस और फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन। 8 फोरमैन होते हैं, 4 ईच अंडर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन हु कीप वॉच ऑन वर्कर्स परफॉर्मेंस। मान लो फोरमैन है, ठीक है, तो 4 होंगे मैनेजमेंट में, प्लानिंग में, ठीक है, और 4 होंगे
हमारे एग्जीक्यूशन में, ठीक है। तो इस तरीके से, और वो वर्कर्स की परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, देखते हैं कि कौन क्या कर रहा है। मान लीजिए यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, एक फैक्ट्री मैनेजर है, उसके नीचे एक प्लानिंग इंचार्ज है, उसके नीचे एक प्लानिंग इंचार्ज है। तो ये चारों फोरमैन है, इंस्ट्रक्शन, कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क और डिसिप्लिनेरियन, ठीक है। प्रोडक्शन इंचार्ज जो है हमारा, उसमें स्पीड बॉस है, गैंग बॉस है, रिपेयर बॉस है, इंस्पेक्टर, ये सारी पोजीशंस हैं। इसके लिए रटना नहीं है, खाली समझना है, ये इस तरीके से पोजीशन है। इन सबको हम वर्कमैन कहेंगे, तो इसको कहेंगे फंक्शनल फोरमैनशिप का पार्ट है, ठीक है। सेकंड की तरफ बढ़ते हैं, तो ये है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, यानी जो वर्क है वो स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। स्टैंडर्ड सोचनी होने चाहिए प्रॉपर, हर बिजनेस एक्टिविटी के स्टैंडर्ड होते हैं टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। और सिंप्लीफिकेशन होती है एलिमिनेट अननेसेसरी एक्टिविटीज, साइज और ग्रेड्स और प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। तो ये रिजल्ट करते हैं सेविंग ऑफ कॉस्ट ऑफ लेबर, मशीन्स एंड टूल्स, और हेल्प लीड टू फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट एंड इंक्रीज इन टर्नओवर। थर्ड है मेथड स्टडी, ठीक है। मेथड स्टडी, द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेथड study is to find out the best way of doing the job, to maximize efficiency in the use of resources and to reduce cost of production and maximizing quality satisfaction of customer. मोशन स्टडी क्या है कि रेफर करता है स्टडी ऑफ प्रोडक्टिव मूवमेंट्स, किस तरीके से मूवमेंट की प्रोडक्टिव प्रोडक्शन पे हेल्प हो रही है। साइंस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग वेस्टफुल मूवमेंट्स फ्रॉम unnecessary incidental unproductive motions of the workers so that it takes less time to complete the job efficiently, ठीक है। तो प्रॉपरली वेस्टेज वाली मोशन नहीं होना चाहिए, प्रोडक्टिव मोशन होना चाहिए। टाइम स्टडी, टाइम स्टडी क्या होता है, ये डिटरमाइन करता है स्टैंडर्ड टाइम जो टेकन लगता है टू परफॉर्म अ वेल डिग्निफाइड जॉब। द ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम स्टडी इज टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ वर्कर्स टू बी एम्प्लॉयड, फ्रेम सूटेबल इंसेंटिव स्कीम्स, डिटरमाइन द लेबर कॉस्ट। फैटीग स्टडी, कौन कितने दिन थक रहा है, मतलब डिटरमाइन द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स, कितना है, किसी भी टास्क को करते हुए कितना देर में रेस्ट होना चाहिए, कितने देर में ब्रेक मिलना चाहिए, ठीक है। लंच ब्रेक हो गया, टी ब्रेक हो गया, इन सब की ब्रेक होने चाहिए। और रेस्ट इंटरवल, ठीक है, विल अनेबल वर्कर, ताकि वो रीगेन कर सके हमारा लॉस्ट ऑफ स्टेमिना, जो स्टेमिना काम करते हुए थक गए वो गेन हो सके, और एग्जॉस्ट हो गए माइंड से वो अच्छे से हो पाए, अवॉइड एक्सीडेंट्स, ठीक है, रिजेक्शंस और इंडस्ट्रियल सिकनेस। एंड सेवेंथ है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, ठीक है। डिफरेंशिएट्स एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर्स, ठीक है। जो एफिशिएंट है और इनएफिशिएंट है उनको अलग अलग कर देगा, लिंक करेगा वेज एंड प्रोडक्टिविटी को। स्टैंडर्ड आउटपुट पर डे इज एस्टैब्लिश्ड एंड 2 पीस रेट्स आर यूज्ड, हायर फॉर दोज हु अचीव अप टू मोर देन स्टैंडर्ड आउटपुट, दैट इज एफिशिएंट वर्कर्स, एंड लोअर फॉर इनएफिशिएंट एंड स्लो वर्कर्स। जो एफिशिएंट वर्कर्स होंगे वो रिवॉर्ड करेंगे उनको, जो काम अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है, चाहे बोनस मिल जाए, चाहे गिफ्ट मिल जाए, रिकग्निशन मिल जाए, वो भी एक अच्छी चीज़ होती है। और इनएफिशिएंट जो होंगे उनको मोटिवेट किया जाएगा ताकि वो अच्छे से टास्क को करे और अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करें। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं फेयर्स के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को। हमने टेलर्स की पढ़ ली, अब फेयर्स की पढ़ लेते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हेनरी फेयोल, स्पेशलाइजेशन जो होता है ना वो प्रमोट करता है एफिशिएंसी को, ठीक है, ऑफ द वर्कफोर्स, इंक्रीज करता है प्रोडक्टिविटी को। इन एडिशन स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स जो होता है वो एक्यूरेसी को भी बढ़ाता है, स्पीड को भी बढ़ाता है। तो ये जो 14 प्रिंसिपल्स है ना मैनेजमेंट के, इज एप्लीकेबल टू बोथ टेक्निकल एंड मैनेजरियल एबिलिटीज, ठीक है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय फेयोल की बात करें तो इसके 14 प्रिंसिपल्स हैं। पहला है डिवीजन ऑफ वर्क, दूसरा है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, थर्ड है डिसिप्लिन, फोर्थ है यूनिटी एंड कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड, फिफ्थ है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सिक्स्थ है ऑर्गेनाइजेशन नीड्स ओवर इंडिविजुअल नीड्स, सेवंथ है फेयर पेमेंट एफर्ट्स, एट्थ है सेंट्रलाइजेशन, नाइन्थ है चेन ऑफ कमांड, ठीक है, 10th है अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन, 11th है ट्रीटिंग पीपल इक्वली, 12th है लिमिटेड टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉइज, 13th है एनकरेज इनिशिएटिव, और 14th है प्रमोट हार्मनी। यानी हर चीज़ को कवर कर रहा है फेयर्स के प्रिंसिपल्स। पहला है डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर, ये वर्क जो है डिवाइड करो स्मॉल टास्क में, जॉब में, और ट्रेन स्पेशलिस्ट लगाओ, ठीक है, जो कॉम्पिटिटिव हो इनफ उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए, और इससे क्या होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी, स्पेशलाइजेशन बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। दूसरा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द असाइन्ड जॉब। अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब ऑन टाइम। तो देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसा नहीं कि किसी एक बंदे को बहुत ज़्यादा अथॉरिटी दे दी, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी उतनी,
ठीक है, तो वो अपनी पावर का मिस यूज़ करेगा। और एक बंदा है जिसके पास बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको अथॉरिटी नहीं है, तो वो काम नहीं कर पाएगा। दिखा यहाँ पे क्या है, मेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अथॉरिटी मेक्स एन एग्जीक्यूशन लेस इंटरेस्टेड, एग्जीक्यूशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा, डिस्चार्ज नहीं हो पाएंगी ड्यूटीज। सिमिलरली अगर अथॉरिटी दे दी विदाउट एनी असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसको एरोगेंट बना देंगी और वो डरेगा नहीं किसी से, मिस यूज़ करेगा पावर का। थर्ड है डिसिप्लिन। It is the obedience to organizational rules and employment agreement which are necessary for working of the organization. डिसिप्लिन जो है रिक्वायर करता है गुड सुपरवाइजर्स को हर लेवल पे, क्लियर और फेयर एग्रीमेंट्स होने चाहिए, जुडिशियस एप्लीकेशंस और पेनल्टीज होना चाहिए। यूनिटी ऑफ कमांड, अकॉर्डिंग टू फेयर देयर शुड बी ए वन एंड ओनली वन बॉस ऑफ एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉय। ठीक है, एक से ज़्यादा बॉस होंगे तो यूनिटी ऑफ कमांड, यानी एक बंदा कुछ और ऑर्डर दे रहा है, दूसरा कुछ और ऑर्डर दे रहा है, तो एम्प्लॉय कंफ्यूज हो सकता है। ठीक है, और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी आ सकता है, तो इसलिए एक एम्प्लॉय के ऊपर एक बॉस होना चाहिए। ठीक है, इट इम्प्लाइज दैट एवरी वर्कर शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन सुपरवाइजर, अदरवाइज इट विल क्रिएट कंफ्यूजन, कन्फ्लिक्ट और डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। यानी राइट अप्रोच क्या है, एक बॉस है और तीनों को कमांड दे रहा है। ठीक है, तो तीनों कमांड फॉलो करेंगे। दो बॉस हैं और इसको ये इसको भी दे रहा है, ये इसको भी दे रहा है, फिर ये इसको भी दे रहा है, फिर इसको भी दे रहा है, तो इससे क्या रॉन्ग अप्रोच है, ये कन्फ्लिक्ट होगा, कन्फ्यूजन पैदा होगी, किसका ऑर्डर माने किसका ना माने। ठीक है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, all the units of an organization should be moved towards the same objective, सेम ऑब्जेक्टिव की तरफ मूव करें थ्रू कोऑर्डिनेटेड और फोकस्ड एफर्ट्स के साथ। हर ग्रुप एक्टिविटी जो होनी चाहिए वो सेम ऑब्जेक्टिव के साथ होनी चाहिए। वन हेड वन प्लान। ठीक है, एक हेड एक प्लान, एक बार में एक प्लान को फोकस करो, जो इंश्योर करेगा यूनिटी ऑफ एक्शन को भी, कोऑर्डिनेशन को भी। मान लो ये एक पर्सन है, इन सबको कमांड कर रहा है, इस तरीके से इस डायरेक्शन में चलना है, तो ये एक प्रॉपर टास्क को एग्जीक्यूट करने की तरफ बढ़ रहे हैं, डायरेक्शन एक परफेक्ट है। डिफरेंस बिटवीन यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, ये डिफरेंस पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो आपको रेलिवेंट रखना चाहिए। ठीक है, यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का क्या मीनिंग है, देखो। यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मीनिंग क्या है, यूनिटी ऑफ कमांड रेफर करता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दैट स्टेट्स दैट वन शुड गेट ऑर्डर फ्रॉम एंड रिपोर्ट टू ओनली वन बॉस। और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहता है इज अ मैनेजमेंट प्रिंसिपल विच एम्प्लाइज दैट ऑल द एक्टिविटीज विद द सेम ऑब्जेक्टिव मस्ट हैव वन हेड एंड वन प्लान। यहाँ पे लिखा है एक बंदा एक पर्सन से ऑर्डर ले और उसको रिपोर्ट करे, कमांड। डायरेक्शन मतलब है कि जो जितने भी हैं उनका ऑब्जेक्टिव सेम होना चाहिए, एक प्लान होना चाहिए। यहाँ पे ऑर्डर्स की बात हो रही है, यहाँ पे प्लान की बात हो रही है। पर्पस क्या है, इसको ड्यूअल सबऑर्डिनेशन को प्रिवेंट करना है, यानी एक बंदा एक को दे रहा है, वही बंदा दूसरे को भी दे रहा है, तो दोनों पर्सन के बीच में कन्फ्लिक्ट हो सकता है। ठीक है, डायरेक्शन जो होनी है वो प्रॉपर सिंगल होनी चाहिए। यहाँ पे डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज की बात है। ठीक है, एक डायरेक्शन में कोई काम कर रहा है, कोई बंदा दूसरी डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो वो उससे एक्टिविटीज फुलफिल तो हो नहीं पाएंगी, बजाय इसकी डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज हो जाएंगी, तो उसको हमें बचाना है। इम्प्लीकेशन क्या है, ये इफेक्ट करेगा इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ को, ये इफेक्ट करेगा एंटायर ऑर्गेनाइजेशन को। क्योंकि डायरेक्शन जो होती है वो प्रॉपर पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए होती है, कमांड तो एक पर्सन एक एम्प्लॉय के लिए होती है। आउटकम क्या है, द प्रिंसिपल लीड टू इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ सबऑर्डिनेट, और ये प्रिंसिपल रिजल्ट करेगा कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क वेरियस एम्प्लॉयज एंड मैनेजर्स के साथ। रिलेशनशिप की बात करें तो रिप्रेजेंट करता है रिलेशनशिप बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट, और ये करता है रिलेशनशिप ऑफ एक्टिविटीज एज पर ऑर्गेनाइजेशन प्लान्स एंड गोल्स। नीड क्या है, इसको फिक्स करना है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को हर पर्सन की इन द ऑर्गेनाइजेशन, और इसका क्या मतलब है कि एफिशिएंट फंक्शनिंग होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव एक्टिविटीज में। ठीक है, तो हमने डिस्कस कर लिए इनके बीच का डिफरेंस, यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के बीच में। ठीक है, सिक्स्थ है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट, यानी जो इंटरेस्ट है ऑर्गेनाइजेशन का वो प्रायोरिटी पे होना चाहिए, ना कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट टू बी प्रायोरिटाइज ओवर द इंडिविजुअल इंटरेस्ट। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन की बात आ रही है और एक इंडिविजुअल की बात आ रही है, तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव पहले आना चाहिए, इंटरेस्ट उनका पहले आना चाहिए, और सेकंड कह सकते हैं कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है, ये फेयर नहीं दिए प्रिंसिपल, तो हम उनके डिस्कस कर रहे हैं। रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज, द ओवरऑल पे कंपनसेशन शुड बी फेयर टू बोथ एम्प्लॉयज एंड द ऑर्गेनाइजेशन, दोनों के लिए फेयर होने चाहिए। द एम्प्लॉय शुड बी गिवन फेयर वेजेस, ठीक है, जो उनके हक का पैसा उनको मिलना चाहिए, सो दैट दे कैन हैव रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ताकि वो एक अच्छी खासी जिंदगी बिता पाएँ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छे हो पाएंगे। और वेज शुड बी विद इन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑल्सो इतना ज़्यादा वेज मत दे दो कि ऑर्गेनाइजेशन की लिमिट के बाहर चला जाए, तो ऑर्गेनाइजेशन जितना दे सकती है उतना देना चाहिए। ठीक है, एट्थ है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, यानी सेंट्रलाइजेशन मीन्स क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ डिसीजंस, मेकिंग अथॉरिटी विद सम वेरियड्स। ठीक है, वेरियस क्या है, डिस्पर्सल अमंग वन और मोर देन वन पर्सन। डिसेंट्रलाइजेशन का हमने सेंट्रलाइजेशन का पता कंसंट्रेशन ऑफ डिसीजंस व्हाइल मेकिंग अथॉरिटी विद सम, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है डिस्पर्सल अमंग मोर देन वन पर्सन, यानी जो कंसंट्रेशन डिसीजन का है वो
लोग आपस में ले सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कुछ एक ही बंदा लेगा, ठीक है। मान लो इंडिया के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो सेंट्रल वो कह सकते हैं सेंट्रलाइजेशन पावर की हर वो डिसीजन जो ले रही है वो प्रॉपर सारी स्टेट्स को मानना पड़ेगा। और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ कह सकते हैं कि हर स्टेट का एक खुद का सीएम है, तो वो अपनी स्टेट के बारे में डिसीजन ले सकता है खुद, तो वहाँ पे हम कहेंगे डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है, इस तरीके से। स्केलर चेन, ठीक है, द फॉर्मल लाइन्स ऑफ अथॉरिटी and communication between the superior and the subordinate from the highest to the lowest rank is known as scalar chain। ये जो सुपीरियर से लेके लोवेस्ट लेवल तक का जो चेन है ना, ये चेन इसे कहेंगे स्केलर चेन, ठीक है। दिस चेन शुड नॉट बी वॉयलेटेड, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन में इस चेन को वॉयलेट नहीं करना, यानी अगर किसी को पूछना है कुछ, यानी किसी को मान लो डायरेक्शन देनी है, तो ए डायरेक्शन देगा बी को, बी डायरेक्शन देगा सी को, सी देगा अल्टीमेट एम्प्लॉय को, ठीक है। और अगर किसी को डाउट है तो मान ले सबसे नीचे वाला पहले इस पे जाएगा, पूछेगा अपने सीनियर, फिर ये इससे पूछेगा कोई डाउट है, और फिर ये इससे पूछेगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी है एम्प्लॉयज़ के बीच में, तो वो सेम लेवल पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू गैंग प्लैंक बाय इन्फॉर्मिंग देयर इमीडिएट सुपरवाइजर्स। मान लो इसको परेशानी है तो उसने अपने इमीडिएट बंदे से इससे पूछ लिया, ठीक है, इसको कहेंगे गैंग प्लैंक, ठीक है, ये वर्ड याद रखना, गैंग प्लैंक, ठीक है। इमीडिएट अपने सुपरवाइजर से बात कर लेना। ऑर्डर का मीनिंग क्या होता है? फेयर के अकॉर्डिंग people and material should be in suitable places at appropriate time, maximum efficiency के साथ। तो place for everything and everyone and everything and everyone should be in the designated place, ठीक है। एक designated जहाँ पे जो चीज़ होनी चाहिए उसको वही होना चाहिए, ठीक है, चाहे वो people की बात हो चाहे material की बात हो, ठीक है। इक्विटी की बात करें तो good sense and experience are needed to ensure fairness to all the employees who should be treated as fairly as possible। The working environment of any organization should be free from all forms of and principle of justice and fair play should be followed। No worker should be unduly favored or punished। Okay, equity होनी चाहिए, stability होनी चाहिए personnel में, employee turnover should be minimized to maintain organizational efficiency। A personnel should be selected and appointed after rigorous procedure। Selected person should be kept एट द पोस्ट फॉर अ मिनिमम टेन्योर टू शो रिजल्ट्स। अगर एक साल से मतलब एक मिनिमम टेन्योर में नहीं है, ठीक है, तो अगर वो चेंज करते रहेंगे तो ना तो एफर्ट उनका लग पाएगा और ना ही रिजल्ट्स अच्छे आ पाएंगे। 13th है इनिशिएटिव। वर्कर शुड बी एनकरेज टू डेवलप एंड कैरी आउट देयर प्लान फॉर इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट के लिए प्लान लें और इनिशिएटिव लें। इनिशिएटिव मीन्स टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विद सेल्फ मोटिवेशन। अपने एक सेल्फ मोटिवेशन के साथ जो भी इनिशिएटिव लें वो हेल्प करेगा। इट इज थिंकिंग आउट एंड एग्जीक्यूटिंग द प्लान। 14th है एस्पिरिट डी कॉप्स, यानी मैनेजमेंट शुड प्रमोट टीम स्पिरिट, यूनिटी एंड हार्मनी अमंग द एम्प्लॉयज, ठीक है, तीनों चीज़ें होनी चाहिए, टीम स्पिरिट भी होनी चाहिए, यूनिटी और हार्मनी होनी चाहिए। ओके, अब हम दोनों के बीच का डिफरेंस करेंगे फ्योल और टेलर का, ठीक है, किस तरीके से दोनों अलग अलग हैं। फॉर्मेशन ऑफ बेस की बात करें तो पर्सनल एक्सपीरियंस, हेनरी फ्योल पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस से बात कर रहे हैं, और टेलर जो है ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट की बेस से बात कर रहे हैं। फोकस इनका है इंप्रूवमेंट इन ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन, और टेलर का फोकस है कंसंट्रेशन और इंप्रूविंग द प्रोडक्टिविटी। यहाँ एप्लीकेबिलिटी बात हो रही है यूनिवर्सल की, और यहाँ हो रही है एप्लीकेबल ओनली टू स्पेशलाइज सिचुएशन सच एज फैक्ट्रीज। पर्सपेक्टिव क्या है? टॉप लेवल मैनेजमेंट, इनका लोअर और शॉप लेवल फ्लोर, शॉप फ्लोर लेवल। पर्सनैलिटी क्या है? रिसर्चर है, प्रैक्टिशनर है, इसलिए इनको फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट कहते हैं। ये साइंटिस्ट हैं, इसलिए कहते हैं फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ह्यूमन एलिमेंट की बात करें तो मोर इंपॉर्टेंट है, इज अटैच टू इंक्रीज द प्रोडक्शन रेदर देन द ह्यूमन एलिमेंट, ठीक है। यहाँ पे मोर इंपॉर्टेंस दी गई है टू द प्रोडक्शन रेदर देन द ह्यूमन एलिमेंट, और यहाँ पे दी गई है मोर इंपॉर्टेंस गिवन टू ह्यूमन एलिमेंट लाइक प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, ठीक है। तो आपके सामने मैंने ये सेकंड चैप्टर डिस्कस कर लिया, अब हम बढ़ते हैं थर्ड चैप्टर की तरफ। लेट्स गो टुवर्ड थर्ड चैप्टर 3, ठीक है, एंड दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। अभी तक हमने 2 चैप्टर अच्छे डिस्कस कर लिए हैं, अब बिजनेस एनवायरनमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो बेसिकली मीनिंग क्या होता है बिजनेस एनवायरनमेंट का, ठीक है। द टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स द सम टोटल ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस एंड अदर फोर्सेस दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज बट दैट मे इफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस। जो आउटसाइड होते हैं बिजनेस के, बट वो अफेक्ट करते हैं बिजनेस के एनवायरनमेंट के, इसके परफॉर्मेंस पे। द इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, technological and other forces which operate outside a business enterprise also form a part of the business environment. The organization must be aware of the external forces, institutions, and must be dynamic to adapt itself to the changing external environment. The organization must be set goals to formulate plans, procedures based on the changing external environment. ठीक है, business environment. तो फीचर्स का देखें अगर बिजनेस एनवायरनमेंट के, तो पहला है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, दूसरा है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, थर्ड है इंटर रिलेटेडनेस,
ठीक है, फोर्थ है डायनेमिक, फिफ्थ है अनसर्टेनिटी, सिक्स्थ है कॉम्प्लेक्सिटी एंड सेवन्थ है रिलेटिविटी। ठीक है, रिलेटिविटी। पहला पढ़ते हैं टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। बिजनेस एनवायरनमेंट जो है सम टोटल है ऑल द फोर्सेस एंड फैक्टर्स एक्सटर्नल टू द बिजनेस फॉर्म। ठीक है, इज द सम टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर्स, बाहर की जो चीज़ें हैं वो भी इफेक्ट करती हैं बिजनेस पे, तो कह सकते हैं टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस है क्या हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट। क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट जो है आउटसाइड ऑफ बिजनेस है, तो कह सकते हैं ना कि वो जो भी चीज़ें आउटसाइड ऑफ बिजनेस है वो अफेक्ट करेंगी, तो उनको हम कह सकते हैं कि वो बिजनेस एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं। Second is specific and general forces. Business environment include both specific and general forces. Specific forces include investors, competitors, customers who influence business firm directly, while general forces include social, political, economic, legal and technological conditions वो affect करते हैं business को firm को indirectly. नेक्स्ट है इंटर रिलेटेडनेस, जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं और पार्ट हैं किसी भी बिजनेस एनवायरनमेंट की वो क्लोजली इंटर रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल इंक्रीज अवेयरनेस फॉर हेल्थ केयर, वो रेज करेगा डिमांड फॉर हेल्दी ऑयल फ्री फूड, हेल्दी लाइफस्टाइल। तो इंटर रिलेटेड है हर चीज़, एनवायरनमेंट जो है इंटर रिलेटेड है टू द डिमांड ऑफ प्रोडक्शन, टू द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, उससे। फोर्थ है डायनेमिक, यानी बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक है, जो चेंज होता रहता है विद द चेंजिंग टेक्नोलॉजी, शिफ्ट इन कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। अनसर्टेनिटी भी कह सकते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो है लार्जली अनसर्टेन है, कब क्या हो जाए। ठीक है, इट इज़ डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर हैपनिंग्स सच एज फ्रीक्वेंट एनवायरमेंटल चेंजेस इन द टेक्नोलॉजी एंड फैशन इंडस्ट्री। कोई नई टेक्नोलॉजी आएगी, जैसे AI आ गई, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई या ब्लॉकचेन आ गई, तो उससे किस तरीके से बिजनेस पर इफेक्ट पड़ेगा वो भी अनसर्टेन है। कॉम्प्लेक्सिटी, बिजनेस एनवायरनमेंट इज कॉम्प्लेक्स फिनोमेना। ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल नहीं, कॉम्प्लेक्स है, जो ईजियर टू अंडरस्टैंड है पार्ट्स में बट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है टोटलिटी में। अगर हम पार्ट बाय पार्ट देखे जाएंगे तो समझ आएगा, बट अगर हम टोटलिटी में देखें तो कॉम्प्लेक्सिटी इशू हो सकता है। तो सच द बिजनेस, सिंस द बिजनेस एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ वेरियस इंटररिलेटेड एंड डायनेमिक फोर्सेस, डिफिकल्ट होता है टू अंडरस्टैंड एंड कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ अ गिवन एनवायरनमेंट। सेवेंथ है रिलेटिविटी। बिजनेस एनवायरनमेंट जो है रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, जो इम्पैक्ट करता है उसके डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन एंड फर्म टू फर्म। इंपॉर्टेंस क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट का? इंपॉर्टेंस पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू गेट फर्स्ट मूवर एडवांटेज, आइडेंटिफाई करना अपॉर्चुनिटीज को ताकि फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल पाए। सेकेंड है आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेड्स, ठीक है, थ्रेड्स को आइडेंटिफाई करना। फिर टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। फिर है कोपिंग विद रैपिड चेंजेस and then है assistance in planning and policy formulation. So all these things can be called as important for the business environment. पहला है बिजनेस एनवायरनमेंट अनेबल करता है फर्म को कि अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करे और गेट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। ठीक है, सो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है वेरियस अपॉर्चुनिटीज को बिजनेस की सक्सेस को। अंडरस्टैंड करेंगे अगर हम ऑर्गेनाइजेशन को, तो आइडेंटिफाई करेंगे इसके एडवांटेज अपॉर्चुनिटीज को, उसके किसी से हम बेनिफिट्स को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं प्रायर टू द कॉम्पिटिटर। ये हेल्प करता है द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। एनवायरमेंटल अवेयरनेस कैन हेल्प मैनेजर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू आइडेंटिफाई वेरियस थ्रेट्स ऑन टाइम एंड सर्व एज एन अर्ली वार्निंग सिग्नल। फॉर एग्जाम्पल बजाज ऑटो मेड कंसिडरेबल इंप्रूवमेंट इन इट टू व्हीलर्स व्हेन द अदर कंपनीज एंटर्ड इनटू, ठीक है, ऑटो इंडस्ट्री, तो उसके पहले इन्होंने इंप्रूवमेंट कर लिया था। It helps in tapping useful resources. Business environment जो है is a source of various resources such as man, machinery, money, raw material, power, etc. to do a business. By understanding the business environment, एक enterprise जो है डिज़ाइन कर सकती है policies को, acquire कर सकती है related resources को and convert them into output that environment desire. फोर्थ है इट हेल्प करता है कोपिंग विद द रैपिड चेंजेस। बिजनेस एनवायरनमेंट एक वेरी डायनेमिक है, ठीक है, चेंज होता है और टेक प्लेस एट अ वेरी फास्ट पेस। तो चेंजेस जस्ट टर्बुलेंट मार्केट कंडीशंस, लेस ब्रांड लॉयल्टी, ठीक है। इन ऑर्डर टू कोप विद सिग्निफिकेंट चेंजेस ना, मैनेजर्स को अंडरस्टैंड करना चाहिए, एग्जामिन करना चाहिए, डेवलप करना चाहिए सूटेबल कोर्स ऑफ एक्शन। वो हेल्प करता है इन असिस्टिंग एंड प्लानिंग इन एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। Understanding and analysis of business environment ना can be the basis for planning and policy formulation in an organization. और ये help करता है improving the performance. The enterprise that continuously monitor the environment and adopt suitable business practices
आर द वंस जो नॉट ओनली इंप्रूव करेंगे अपने परफॉर्मेंस पे बट ऑल्सो कंटिन्यू टू सक्सीड इन द मार्केट फॉर अ लॉन्ग पीरियड। अगर हम डायमेंशंस करें बिजनेस एनवायरनमेंट की बात कि क्या डायमेंशंस हैं, तो बिजनेस एनवायरनमेंट की डायमेंशंस हो सकती है सोशल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। ऑल द एनवायरनमेंट्स कंसिस्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो पहला है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ठीक है। इसका इमीडिएट और डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा बिजनेस पे। रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कोई इन्फ्लेशन रेट है, डिस्पोजेबल इनकम अगर पे पर लोगों की चेंज हो गई, मॉनेटरी पॉलिसी है, स्टॉक मार्केट इंडाइसिस है, आर सम ऑफ द इकोनॉमिक फैक्टर जो अफेक्ट कर सकते हैं बिजनेस को डायरेक्टली। अगर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा इकोनॉमिक फैक्टर में तो रिजल्ट होगी अपॉर्चुनिटीज में या कंस्ट्रेंट में ऑन द बिजनेस एंटरप्राइज। सेकंड है सोशल एनवायरनमेंट। अगर बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड करता है वेरियस सोशल फोर्सेस जैसे कस्टम्स को, बिलीव्स को, लिटरेसी रेट को, एजुकेशनल लेवल्स को, लाइफस्टाइल को, वैल्यूज को, सोशल ट्रेंड्स प्रेजेंट वेरियस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट टू द बिजनेस एनवायरनमेंट। एग्जाम्पल लेते हैं, सेलिब्रेशन ऑफ दिवाली, ईद और क्रिसमस इन इंडिया जो है प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज फॉर द कन्फेक्शनरी मैन्युफैक्चरर्स जो कि मिठाइयाँ बनाते हैं, गारमेंट बिजनेस जो कि कपड़े बनाते हैं, तो उन लोगों को अफेक्ट करता है ना ये एनवायरनमेंट, क्योंकि एनवायरनमेंट चेंज हुआ, लाइक फेस्टिवल का सीजन आ गया, तो मैनी अदर रिलेटेड बिजनेस को भी अफेक्ट होता है। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की बात करें तो इट इंक्लूड फोर्सेस रिलेटेड टू साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट एंड इनोवेशन, प्रोवाइड करता है न्यू वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स सर्विसेज, न्यू मेथड्स ऑफ टेक्निक्स ऑपरेटिंग बिजनेस, ठीक है। बिजनेसमैन को क्या चाहिए, मस्ट क्लोजली मॉनिटर द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस टेक प्लेस इन द इंडस्ट्री और हेल्प करता है फेसिंग कॉम्पिटिशन एंड इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। एग्जाम्पल लेते हैं, डिमांड ऑफ एलईडी, स्मार्ट एचडी टीवी इंस्टेड ऑफ एलसीडी टीवी, यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेरियस कंपनीज एटसेट्रा, ठीक है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की बात करें तो ये इंक्लूड करता है पॉलिटिकल कंडीशंस को सच एज जनरल स्टेबिलिटी एंड पीस इन द कंट्री और एटीट्यूड ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव होल्ड टुवर्ड्स बिजनेस। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ज़रूरी है जो कि बिल्ड करता है कॉन्फिडेंस अमंग द बिजनेस कम्युनिटी, क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से क्या होगा, बैड लॉ आएगा और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब होगी और अनसर्टेनिटी बिजनेस में और बढ़ेगी। लाइक बेंगलोर इज कॉल्ड द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया ड्यू टू फेवरेबल पॉलिटिकल कंडीशन फेवरेबल है फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। तो प्रोवाइड करता है स्टेट गवर्नमेंट टू द आईटी इंडस्ट्री। लीगल एनवायरनमेंट, it includes various laws, legislations passed by the government and administrative orders, court judgments, decision of various common commissions and agencies at every level of the government center, state or local. Business have to act according to various legislations and their knowledge is very necessary. Example, advertisements of alcoholic beverages is prohibited. ठीक है ना। फिर है economic environment in India। क्या environment economic का? As per the economic planning, government gave lead role to the public sector for infrastructure industries, whereas private sector were broadly given responsibility of developing consumer goods industry. At the same time, government impose करती है several restrictions को, regulations को, controls को on the working of private sector enterprise. India जो है experience करती है economic planning, have delivered mixed results. 1991 में economy face किया था serious problems of foreign exchange crisis, high government deficit, rising trend of price despite bumper crops. तो एज पर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स देखा जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है अनाउंस करती है इकोनॉमिक पॉलिसीज को इन जुलाई 1991 फॉर टेकिंग आउट द कंट्री आउट ऑफ इकोनॉमिक डिफिकल्टी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है। तो फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 की बात करें तो क्या है, रिड्यूस द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज टू 6 पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज अंडर कंपल्सरी लाइसेंसिंग स्कीम, है ना। कोई जो 6 कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्रीज है उनको ही कंपल्सरी लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज ऑल इंडस्ट्रीज आर डू नॉट हैव टू टेक कंपल्सरी लाइसेंसिंग। द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर वॉज लिमिटेड और 4 इंडस्ट्रीज टू स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, लाइक एटॉमिक हो गया, ठीक है, आर्मी हो गई, रेलवेज हो गई, ये सब चीज़ें, या LIC हो गई। डिसइन्वेस्टमेंट वॉज कैरिड आउट इन केस ऑफ मैनी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट हुआ। पॉलिसी टुवर्ड्स फॉरेन कैपिटल वॉज लिबरलाइज हुआ एंड मैनी सेक्टर्स 100% डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया, अलाउ हो गया। ऑटोमेटिक परमिशन मिली वॉज ग्रांटेड फॉर साइनिंग टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट्स विद फॉरेन कंपनीज। 6th है फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड बने, ठीक है, FIPB was set up to promote and channelize foreign investment in India. तो मेन स्ट्रेटजीज क्या थी इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 की? पहला है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये तीनों हमें पता ही, हमने इकोनॉमिक्स में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो बस थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्या होता है। लिबरलाइजेशन की बात करें तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स दैट वर इंट्रोड्यूस्ड एम्ड एट लिबरलाइजिंग द इंडियन बिजनेस एंड इंडस्ट्री फ्रॉम ऑल अननेसेसरी कंट्रोल एंड रिस्ट्रिक्शंस।
इनसे मुक्त करना था बेसिक लिबरलाइजेशन का मतलब। तो उसने रिलैक्स करे रूल्स को, रेगुलेशंस को, और जो रिस्ट्रिक्ट करते थे ग्रोथ ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, और ऑल्सो अलाउ किया प्राइवेट सेक्टर को कि वो पार्ट रह सके इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, और एक्सक्लूसिवली रिजर्व फॉर द गवर्नमेंट सेक्टर, जो कि एक्सक्लूसिवली अभी तक रिजर्व थे गवर्नमेंट सेक्टर के लिए। तो लिबरलाइजेशन जो इंडियन इंडस्ट्री का हुआ, उसने क्या किया, अबॉलिश किया लाइसेंसिंग को, रिक्वायरमेंट को, मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री सच एज शॉर्ट लिस्ट, ठीक है, एक्सेप्ट अ शॉर्ट लिस्ट कुछ छोड़ के बाकी सबको लाइसेंसिंग लेने की जरूरत नहीं थी। फ्रीडम दी डिसीजन डिसाइडिंग द स्केल ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, और कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, कोई एक्सपेंशन पे रेस्ट्रिक्शन नहीं थी, कॉन्ट्रैक्चुअल पे रेस्ट्रिक्शन नहीं थी। रिमूवल रेस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। फ्रीडम इन फिक्सिंग द प्राइस ऑफ गुड्स, कोई किसका प्राइस कैसे रखना है वो हमें फ्रीडम थी। रिडक्शन इन टैक्स रेट, लिफ्टिंग द अननेसेसरी कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी, ऑफ इम्प्रूविंग द प्रोसीजर फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट एटसेट्रा, ठीक है। और एक और है, मेकिंग इट ईजियर फॉर अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया। देन प्राइवेटाइजेशन, the new set of economic reforms aimed at giving greater role to the private sector in the nation, building process, reduced role to a public sector. Government adopted the policy of disinvestment and transfer of ownership. To achieve privatization in India, government ने redefine की the role of public sector in the new industrial policy 1991. Adopted the policy of planned disinvestment of the public sector and decided to refer to loss making and 6 enterprises to the Board of Industrial and Financial Reconstruction. Isn't disinvestment means complete transfer of ownership to public sector enterprise to a private sector enterprise. Or if there were dilution to the government ownership beyond 50%, 51%, it would be result in transfer of ownership and management of enterprise to the private sector. ठीक है, तो ये आप प्राइवेटाइजेशन का बेसिकली मीनिंग समझ गए होंगे। ग्लोबलाइजेशन, integration of various economies of the world leading towards emergence of cohesive global economy को कह सकते हैं हम ग्लोबलाइजेशन। सिंपल वर्ड्स में बात करें तो ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग होता है इंटरेक्शन एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ अ कंट्री विद इकोनॉमीज ऑफ अदर कंट्रीज टू फैसिलिटेट फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी अक्रॉस बॉर्डर्स। 1991 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉलिसी फॉलो करती थी स्ट्रिक्टली रेगुलेटिंग द इम्पोर्ट्स इन वैल्यू एंड वॉल्यूम टर्म्स। So these regulations were in respect of licensing of imports, tariff restrictions and quantitative restrictions. और एक truly global economy जो है imply करती है boundaryless world where there is free flow of goods and services from across the nation, ठीक है। free flow of capital भी हो, ठीक है, पैसे का भी across nations हो, ये FDI, FII, free flow of information and technology, free flow of movement and people, a common health acceptable mechanism for the settlement of dispute and global governance perspective, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं जो हैं हमारी ग्लोबलाइजेशन का पार्ट है। अगर हम डीमोनेटाइजेशन की बात करें, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने इंडिया में अनाउंसमेंट किया था ऑन द 8th of November 2016 विद प्रोफाउंड इम्प्लीकेशन फॉर द इंडियन इकोनॉमी। द टू लार्ज डिनोमिनेशन नोट्स वर 500 and 1000 नोट्स वर डीमोनेटाइज विद इमीडिएट इफेक्ट, सीजिंग टू बी अ लीगल टेंडर। यानी उस टाइम पे ये 500 और 1000 के नोट कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं होंगे एज अ लीगल टेंडर। यानी गवर्नमेंट ने इसकी मान्यता खत्म कर दी, लेकिन कुछ स्पेसिफाइड पर्पस इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, लाइक यूटिलिटी बिल्स, लाइक आप नॉर्मल बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पे कर सकते हो उस पैसे से, हॉस्पिटल्स के बिल पे से कर सकते हो, जो इंपॉर्टेंट इमरजेंसी सर्विस लाइक पेट्रोल पंप पे यूज़ होता था, ठीक है, लेकिन वो भी कुछ टाइम के लिए था। तो इससे क्या हुआ, 86% ऑफ द मनी सर्कुलेशन जो थी ना वो इनवैलिड हो गई, ठीक है। और पीपल ऑफ इंडिया हैड टू डिपॉजिट द इनवैलिड करेंसी इन द बैंक्स विच केम अलॉन्ग विद द रिस्ट्रिक्शन प्लेस्ड ऑन द कैश विड्रॉल। यानी कैश विड्रॉल पे रिस्ट्रिक्शन थी, एक बार में 4000 या 6000 निकाल सकते थे। In other words, restrictions were placed on the convertibility of domestic money and bank deposit. So the main aim was to curb corruption, black money and illegal activities. तो features क्या थे demonetization की, ठीक है। पहला फीचर था demonetization is used as a tax administration measure। जो cash holdings थी arising from the declared money was readily deposited in banks, exchanged for a few notes. But those with black money had to declare unaccounted money and pay the tax penalty that was imposed. यानी जो अभी तक पैसा अपना छुपा के रखते थे, ठीक है, कैश फॉर्म में, अब उनको उसको डिपॉजिट कराना पड़ेगा, नहीं तो वो इनवैलिड हो जाएगी, उनको यूज़ नहीं है कुछ। अगर वो कैश उसको डिपॉजिट कराएंगे तो उस पर उनको टैक्स देना पड़ेगा, पेनल्टी देनी पड़ेगी, और उससे क्या करप्शन जो है कम होगा। Demonetization also interpret करता है शिफ्ट ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट इंडिकेटिंग दैट टैक्स इवेजन विल नो लॉन्गर बी टॉलरेटेड और एक्सेप्टेड। Third, demonetization also led to tax administration, channelizing savings into a formal and financial system. और fourth कह सकते हैं, another feature of demonetization is to create a less cash or less light economy, cash-led economy that is channeling more savings through the formal financial system and improving tax compliance.
इम्पैक्ट क्या था डिमोनेटाइजेशन का, ठीक है, इम्पैक्ट क्या था? मनी इंटरेस्ट और रेट्स जो डिक्लाइन किए थे, कैश ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा कम हुई थी, उसके बाद उस टाइम पे बैंक ट्रांजेक्शन ज़्यादा होती थी, बैंक डिपॉजिट्स इंक्रीज हुए थे और फाइनेंशियल सेविंग्स लोगों की बढ़ी थी। प्राइवेट वेल्थ की बात करें तो डिक्लाइन सिंस सम हाई डिमोनेटाइज्ड नोट्स वर नॉट रिटर्न एंड रियल एस्टेट प्राइसेस फेल। पब्लिक सेक्टर की बात करें तो नो इफेक्ट था। डिजिटाइजेशन की बात करें तो डिजिटल ट्रांजेक्शंस अमंग्स द न्यू यूजर्स, रुपे, एईपीएस इंक्रीज, यूपीआई का पेमेंट बढ़ गया। रियल एस्टेट की बात करें तो प्राइस डिक्लाइन हुए थे, और टैक्स कलेक्शन की बात करें तो इनकम टैक्स कलेक्शन बढ़ा था बिकॉज ऑफ द इंक्रीज डिस्क्लोजर्स। तो इम्पैक्ट क्या था गवर्नमेंट पॉलिसी, सॉरी इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री, ठीक है। इंक्रीजिंग कंपटीशन हो सकता है, मोर डिमांडिंग कस्टमर्स, रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजी का एनवायरनमेंट, ठीक है, नेसेसिटी ऑफ चेंज, नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स, मार्केट ओरिएंटेशन, लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू द पब्लिक सेक्टर, ठीक है, दिस कैन बी द थिंग्स। तो इंक्रीजिंग कंपटीशन में आएगा चेंजिंग इन रूल्स ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, एंट्री ऑफ फॉरेन फर्म्स, इंक्रीज इंडियाज मार्केट एंड इंक्रीज मार्केट कॉम्पिटिशन इन इंडिया, more demanding customers, well-informed customers are more demanding, increased competition in the market, give customers a wider choice of quality products at reasonable price. Third है rapidly changing technological environment, यानी increase हुआ competition, तो उसने force करा firms को develop new ways to survive and grow in the market. Fourth है necessity for change. After 1991, the market forces have become turbulent, as a result of which the enterprise have to continuously modify their operations. Or need for developing human resource. The changing market conditions of today requires people with higher competence and great commitment. Hence, there is a need for developing the human resource. Market orientation, ठीक है. Earlier firms followed production-oriented marketing operations, or today firms produce those goods and services as per the requirement of the customer. Seventh है लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू द पब्लिक सेक्टर, यानी बजटरी सपोर्ट जो गिवन था सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द पब्लिक सेक्टर, वो डिक्लाइन हुआ कंसिडरेबल एक्सटेंट तक, और इसने इंक्रीज किया इन ऑर्डर टू सर्वाइव पब्लिक सेक्टर हैव टू बी मोर एफिशिएंट, जनरेट देयर रिसोर्सेज एंड प्रॉफिट। सो हम नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो चैप्टर नंबर 4 से प्लानिंग को अभी तक हमने 3 चैप्टर्स को एक वीडियो में कंबाइन कर दिया, अब नेक्स्ट चैप्टर्स को हम अलग वीडियो में लाएंगे, और आई थिंक इसकी 3 पार्ट्स बनेंगे। 3 पार्ट्स में हम 3 या 4 पार्ट्स में प्रॉपर पूरा बिजनेस स्टडी आपके लिए कंप्लीट कर देंगे, और बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है, बिकॉज आप 3 या 4 घंटे के अंदर 4 घंटे मान के चलिए आप पूरा बिजनेस स्टडीज़ को रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है, विदाउट एनी एक्सटर्नल नीड ऑफ एनी बुक रिक्वायर्ड, क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रॉपर आपको नोट्स दिए हैं, ठीक है। तो वीडियो बनाने के लिए थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।